बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ग्रेविटेशन हमारे पास। ठीक है, सो हमारा यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। राइट, ये ग्रेविटेशन बहुत अहम चैप्टर है, आज की साइंस के हिसाब से ये बहुत अहम चैप्टर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम साइंस में क्या कर रहे हैं, जमीन से बाहर निकलने चाह रहे हैं, है ना। हम चाह रहे हैं जमीन से बाहर निकलें। हमारे सोलर सिस्टम में मुख्तलिफ प्लैनेट हैं, उन प्लैनेट पे जाएं। एलॉन मस्क का एक बड़ा नाम है कि भाई जनाब अली वो मार्स पे जाना चाह रहा है। ठीक है, वो चाहता है कि उसकी जो डेथ हो वो कहां पर हो, मार्स पे हो। वो चाहता है कि मैं मरूं तो मार्स पे मरूं मैं जाके। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जमीन की हुदूद से बाहर निकलना चाह रहे हैं, दूर दराज जगहों में जाना चाह रहे हैं। ओके, हमारी टेलीस्कोप जो है ना स्पेस में बहुत दूर दूर तक देख रही हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर के फासले पे हम चीजों को देख रहे हैं। तो हमें जो कुछ नजर आ रहा है बड़ा फैसिनेटिंग है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि जनाब किसी तरह जाएं, वहां पर पहुंचे। जिसमें एक सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी ये कि हर बंदा कम से कम चांद तक तो जाए, चक्कर लगा के वापस आ जाए करे। क्या ख्याल है ना। सो इसलिए इस हवाले से ये चैप्टर बहुत अहम है और इसमें कुछ चीजें बड़ी खास खास जो पहले हमारा टॉपिक है उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसने हमारे पास नाम लिखा हुआ इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यह है कि हमारी इस यूनिवर्स में या हमारी इस दुनिया में कह लें, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, उन दो ऑब्जेक्ट का मास तो होगा। क्या ख्याल है। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखिए आपने मैग्नेट को देखा होगा, दो मैग्नेट को रखें तो वो एक तरफ से रखे तो वो अट्रैक्ट करते हैं, उसको घुमा के रखे तो वो रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को। देखा ना। तो मैग्नेट में आपको दोनों फोर्स नजर आएगी, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशन की जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं होती। दो मैस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने जनाब अली इस तरीके से हम बना लेते हैं और हम कहते हैं ये पहला मैस है M1, ऐसे हम बनाते हैं। ये दूसरा मैस है क्या, M2। और दोनों मैसेज के दरमियान हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, R डिस्टेंस है। R क्या है, डिस्टेंस। तो कुछ लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मैसेज। ये जो मैसेज है हमारे पास, इनके सेंटर से यहां तक। ओके, तो ऐसे कह लेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। R का मतलब दोनों के दरमियान डिस्टेंस ही हुआ। राइट, तो हम ये कहते हैं कि ये दो मैसेज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, इसको मैं कह देता हूं दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका नाम है F। ओके, हम कहते हैं कि ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 को मल्टीप्लाई किया, इसको हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज क्या मतलब, पहली बॉडी का मास और दूसरी बॉडी के मास को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करने से जवाब जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जवाब जितना छोटा होगा फोर्स उतनी कम होगी। ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये बात समझ में आ रही है कि दोनों मैसेज को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि जवाब कितना बड़ा है या कितना छोटा है। दोनों को मल्टीप्लाई करने में जवाब जितना बड़ा फोर्स उतनी ज्यादा, दोनों को मल्टीप्लाई करने में जवाब जितना छोटा फोर्स उतनी कम। ये मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। दूसरा हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कई दफा बता चुका हूं, जब भी इनवर्सली होता है हमेशा अपॉन करके लिखते हैं। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इन दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। मतलब दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उतनी कम हो जाएगी। डिस्टेंस जितना कम करोगे फोर्स उतनी ज्यादा हो जाएगी। इन दोनों को जब हम बेटा मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर ऐसे करके लिखते हैं। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम इज इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कौन है, G, ये हम लगाते हैं। और M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमने जो लॉ बनाया इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहलाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल का क्या मतलब है, हमारी पूरी यूनिवर्स में हर जगह लगता है ये लॉ।
इसमें जो कैपिटल जी है ये हमारे पास कहलाता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या कह सकते हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो होती है 6.67 10⁻⁻11 और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट बनाना बहुत आसान है, आप यहां से बना सकते हैं। कैसे ही आर स्क्वायर यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, कोई एतराज तो नहीं है। m1 m2 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड, सो m1 m2, तो ये किसके बराबर आया, g के। ऐसे ही है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया। इस मैस का यूनिट किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम से मल्टीप्लाई हुआ किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू मालूम की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने, न्यूटन ने नहीं मालूम की थी। न्यूटन के इस लॉ के तकरीबन 110 साल के बाद हेनरी कैवेंडिश ने मालूम की थी। ठीक है, एक टॉर्जन बैलेंस हमारे पास एक ऑपरेटर्स है, उसके जरिए मालूम की थी। लेकिन कहने मतलब ये कि आप ये मत समझिएगा न्यूटन ने मालूम की है। ओके हो गया। ये वैल्यू जो है ना, ये जो कैपिटल जी की वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ये हर जगह सेम रहती है। हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है। मिसाल के तौर पे हमने हमारी बुक में जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, इन दोनों में डिफरेंसेस है हमारी किताब में, एक कैपिटल जी में और एक स्मॉल जी में। हाँ, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फोर्स है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फोर्स है। ये कहता है कि अगर आपके पास इस कैपिटल जी का मतलब ये है कि अगर एक मैस मेरे पास 1 kg का हो और दूसरा मैस भी मेरे पास कितने का हो, 1 kg का, कितने का, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो, 1 मीटर, कितना हो, 1 मीटर। तो इन पे जो फोर्स होगी वो फोर्स होगी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन। ये है, कितनी फोर्स होगी, इतनी फोर्स होगी। तो ये जो कैपिटल जी है ना हमारे पास, ये मैंने इस फॉर्मूले में रखा है और कोई नेक काम नहीं किया मैंने। m1 की जगह पे 1 रखा है, m2 की जगह पे भी 1 रखा, दोनों मैसेज 1 1 है ना, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस को क्या रखा, वो भी 1 रखा, तो कैपिटल जी की वैल्यू आ गई। तो मेरे कहने का मतलब है कैपिटल जी किसका, कैपिटल जी बेसिकली किसकी क्या बता रहा है आपको, फोर्स की वैल्यू बता रहा है। जबकि स्मॉल जी, अगर आपको याद हो चैप्टर 3 शायद डायनामिक्स में हम लोगों ने बात की थी कि जो स्मॉल जी है वो जमीन की सरफेस पर, जिस पर हम घूम फिर रहे हैं, इस पर हम इसकी वैल्यू तकरीबन लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है, ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है, फर्क है दोनों में। ये वैल्यू हमारी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड फ्लोर पे, मीनारे पाकिस्तान के टॉप फ्लोर पे यही वैल्यू रहेगी, जमीन पे भी यही रहेगी, चांद पे भी यही रहेगी, मार्स पे भी यही रहेगी, पूरी यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज, स्मॉल जी की वैल्यू तो दुनिया में चेंज होती रहती है। मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड फ्लोर पे स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और है और टॉप फ्लोर पे कुछ और है, तो मामूली सा फर्क पड़ जाता है इसके अंदर भी। कराची में कुछ और है सी लेवल, और नॉर्दर्न एरिया में कुछ और है, माउंट एवरेस्ट पे कुछ और है, जमीन पे कुछ और है, चांद पे कुछ और है। न्यूमेरिकल किए हुए हमने इसके, जी अच्छी तरह याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉल जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, कैपिटल जी हमारे पास क्या है, बेसिकली एक फोर्स। स्मॉल जी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता रहता है, चेंज होता रहता है, कैपिटल जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हमारे पास। ये बात समझ में आ रही है। और इसके डिफरेंसेस में इसने कुछ बताया होगा, और बस इसकी वैल्यू बताई हुई है। मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हाँ, इसके बाद उसने कुछ की पॉइंट्स बताए हुए हैं किसके मुतालिक, इस न्यूटन लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुतालिक। उसमें एक की पॉइंट यहां से आता है, यहां से अगर आप इसको देखें तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स, और डिस्टेंस पे क्या लगा है, स्क्वायर। ऐसे लॉ में जिसमें एक क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हो, इसे क्या, और वो इनवर्स भी हो, कैसे पता चल रहा है मुझे इनवर्स है, अबे अपॉन में लिखा है ना भाई, होश में आ जाओ, ठीक है, सर नहीं हिलाना है, होश में रहना है। तो ये कैसे मुझे पता चल रहा है इनवर्स है, अपॉन में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसे बोलते हैं इनवर्स
स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, के इनवर्स भी है और स्क्वायर भी लगा हुआ है। इस तरह का इनवर्स स्क्वायर लॉ आप मैट्रिक में भी पढ़ेंगे। ओके, वो कूलम का लॉ है, वो कूलम वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन न्यूटन का लॉ का दूसरा नाम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है। किस वजह से? इसकी वजह से। ये बात समझ में आ रही है? कोई इशू? अच्छा, और इसके की पॉइंट्स के अंदर हमारे पास ये है कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, यूनिवर्स में हर जगह पाई जाती है। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर के ऊपर मैं बात कर लेता हूं, जरा अहम बात है। मुझे ये बताओ कि फर्ज करो ये तस्वीर को मैं कुछ ऐसे करके बना लेता हूं। मैं ऐसे बना लेता हूं कि ये जो M1 है ना मेरे पास, ये ऐसा बड़ा M1 है जो कि कितना है? 100 kg। ओके, और M2 में ले लेता हूं 1 kg। कितना? 1 kg। तो मुझे बताइए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये न्यूटन ने फरमाया था, हाँ या ना? तो मुझे बताओ M1 वाला M2 को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या M2 वाला M1 को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? हाँ, M1 वाला M2 को। गलत। M2 वाला M1 को। गलत। ये दोनों एक दूसरे को सेम अट्रैक्ट करेंगे, अल्लाह के बंदो जी। यही खास बात है इसके अंदर। और ये जो खास बात है, ये हमारा जो अगला टॉपिक है ना, जिसको उसने लिखा हुआ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसने लिखा है लॉ ऑफ क्या? ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये यहीं से मैं इसके तरफ जा रहा हूं। याद रखिएगा, मैंने न्यूटन का लॉ पढ़ाते हुए आपको कहीं ये बोला था कि एक मैस दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा पहले वाले को ज्यादा नहीं अट्रैक्ट करेगा। मैंने आपको क्या बोला था? जो दो मैस होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और कितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? दोनों मैसेज को क्या करना है? मल्टीप्लाई। यही बोला था मैंने। मल्टीप्लाई करने पे मैंने कहा था जवाब जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी, और जवाब जितना छोटा होगा फोर्स उतनी। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को सेम अट्रैक्ट करते हैं, और यही न्यूटन का लॉ है। यानी अगर मैं कहूं वो फोर्स जो बॉडी 1 लगा रही है 2 पे, 1 लगा रही है 2 पे, हमेशा बराबर होगी उस फोर्स के जो बॉडी 2 लगाएगी किस पे? 1 पे। और माइनस का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, न्यूटन थर्ड लॉ। तो याद रखिएगा, न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपको यह नहीं कहता कि बड़ा मैस छोटे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। नो, दोनों मैस एक दूसरे को सेम अट्रैक्ट करेंगे। ओके हो गया? और ये जो दोनों जो एक दूसरे को सेम अट्रैक्ट करेंगे, तो इस फोर्स को अगर आप बोलते हैं क्या? एक्शन। और इस फोर्स को आप क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया एक। ये वो कह रहा था, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पे एक जरा क्रिटिकल सवाल है। वो सवाल ये है कि फर्ज करो ये हमारी जमीन है, अर्थ है। ओके, और ये अर्थ के ऊपर एक बंदे ने क्या की? एक जंप लगाई। इस बंदे ने जंप लगाई। ओके, तो जमीन ने इसको अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया। यानी छत से छलांग लगाई तो जमीन पे आके गिरेगा। तो आप यहां पे ये सवाल कर सकते हैं कि जमीन का मैस को मैं कह रहता हूं ME। क्या कह रहता हूं? ME। और बंदे के मैस को मैं क्या कहता हूं? M। तो आप ये कह सकते हैं ना कि आपने अभी तो कहा था कि दोनों एक दूसरे को सेम अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या मैं यहां पर यह भी कह रहा हूं कि जितना जमीन मुझे खींच रही है तो मैं भी जमीन को उतना खींच रहा हूं? क्या ऐसे ही है? यस, यही कहना चाह रहा हूं मैं। जितना मैं जमीन को खींच रहा हूं, जमीन भी मुझे उतना ही खींच रही है। हम दोनों एक दूसरे को सेम खींच रहे हैं। अभी बड़ा अजीब सा लगता है बंदे को। वो कहता है अगर एक बंदे ने छलांग मारी बिल्डिंग से, तो वही जमीन पे आके क्यों गिरता है? अगर दोनों बराबर खींच रहे हैं तो जमीन क्यों नहीं ऊपर चली जाती? वैसे आइंस्टाइन ने कहा था जमीन ऊपर जाती है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? जमीन ऊपर जाती है। लेकिन बड़ी डीप बातें ये। ओके, वो जब आप सेकेंड ईयर कर लोगे उसके बाद भी जाके कहीं जाकर आएंगी, जनरल रिलेटिविटी में आती है। तो आइंस्टाइन कहता था कि वो बंदा बड़ा हैरत का शिकार होगा जो किसी बिल्डिंग से छलांग लगाएगा। तो वो जब बिल्डिंग से छलांग लगाएगा उसको क्या नजर आएगा? कि सारी चीजें कहां जा रही हैं? ऊपर जा रही हैं। हमें नजर आता है कि बंदा नीचे आ रहा है। बहरहाल आइंस्टाइन की बातें हम यहां नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तो एक लॉजिकल सवाल यह कि भाई बंदा क्यों नीचे आता है, जमीन क्यों नहीं ऊपर जाती? ओके, इस सवाल का जवाब मैं अब आपको देना चाहता हूं। तो हम कहते हैं कि वो फोर्स जो कि एक आदमी लगा रहा है, मैन,
और वो फोर्स जो कि कौन लगा रही है, अर्थ, ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, सेम, यही मैंने कहा। अच्छा, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए मैन के लिए, एफ इज इक्वल टू एम ए किसके लिए, अर्थ के लिए। इसका मतलब है कि यहां जो मैस है वो भी किसका आएगा, आदमी का आएगा, एक्सेलरेशन भी किसकी आएगी, आदमी की। यहां जो मैस है वो किसका आएगा, अर्थ का, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन भी किसकी आएगी, अर्थ की आएगी। क्या ये एग्री करते हो इस बात से? तो वह खुद बताओ, आदमी का मैस, 2-3 एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूं कि आदमी का मैस बहुत क्या है, कम है, इज इक्वल टू अर्थ का मैस बहुत क्या है, ज्यादा है। अभी जरा बड़ा गौर से इधर देखो, इधर देखो, यहां तवज्जो दो, दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि ये वाला एम ए, जल्दी करो, और ये वाला एम ए, ये दोनों एम ए आपस में क्या है, बराबर है। तो आदमी का मैस क्या है, बहुत, और जमीन का मैस क्या है, बहुत, और जवाब क्या आना है, जवाब इक्वल आना है। तो इसका मतलब है जिसका मैस बहुत कम है उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और जिसका मैस बहुत ज्यादा है उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम होनी चाहिए। समझ आ रही है? अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होके सेम आंसर आ रहा है तो जिसका मैस कम है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए, जिसका मैस बहुत ज्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम होनी चाहिए। तो जमीन इससे पहले के तैयारी पकड़े ऊपर जाने के लिए बंदा नीचे पहुंच चुका होता है। तो क्यों बंदा नीचे आता है उसकी वजह समझ में आ रही है? क्यों नीचे आता है? क्योंकि बंदे का मैस कम है तो उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। जमीन क्यों नहीं ऊपर जाती? क्योंकि जमीन का मैस बहुत ज्यादा है तो जमीन की एक्सेलरेशन बहुत कम होगी। हाँ, टांग दें, ये भी कर सकते हैं। हवा में कैसे टांगोगे उसको? अच्छा, हेलीकॉप्टर वाला काम कर रहे हो तो हेलीकॉप्टर हम बात कर रहे हैं, उसको फेंका हमने, तो हम कह रहे हैं फिर वो नीचे क्यों आता है? ओके, तो हेलीकॉप्टर से आप टांग दें तो आप कह रहे हैं कि जमीन को ऊपर चले जाना चाहिए है। अब ये आइंस्टाइन वाली चीजों के ऊपर आप जाना शुरू हो गए कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर कभी इस सवालात के जवाब मैं दूंगा। नहीं, प्रैक्टिकली पूरा एक सिस्टम बन जाता है जमीन का। वो तो फिर ये भी है ना कि देखो, जमीन से आपने हेलीकॉप्टर से जमीन से ऊपर किया तो जमीन घूम रही है, तो जब हेलीकॉप्टर नीचे आए तो हेलीकॉप्टर उस जगह पे नहीं आना चाहिए, हेलीकॉप्टर को तो कहीं और चले जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा तो नहीं होता ना, हेलीकॉप्टर जिस जगह से ऊपर जाता है वहीं नीचे आता है ना, तो वो पूरा एक सिस्टम वाली बात होती है एक्चुअली। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ या ना? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी अभी बात कर लूं या बाद में बात करें? बाद में बात करते हैं, पहले यहां तक हो गया तो छाप लें इसको। ओके।